वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी और उस कप्तानी पर उनके इस्तीफे के हवाले से। साथ में पीसीबी ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। चैंपियंस कप को ऐसे वक्त में रखा जब आपके सामने टेस्ट सीरीज थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अच्छा हारून साहब, अभी जो नाम आ रहे हैं बाबर आजम के बाद, जिस तरह से आपने खुद भी जिक्र किया कि सबकी नजरें मोहम्मद रिजवान की तरफ जा रही हैं, फिर कुछ लोग बाज हल्के शाहीन अफरीदी का भी नाम ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं से फिर दबे लफ्जों में खबर यह भी आती है कि T20 के लिए स्पेशली मोहम्मद हारिस का नाम भी सामने आ रहा है। तो कौन बेहतर हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए? जो दस्तयाब प्लेयर्स हैं, यही नाम हैं, यही लोग हैं, इनमें से कौन बेहतर साबित हो सकता है अगर बाबर नहीं है तो? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक तो मैं जितने भी नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त, उनको मैं ये बता दूं कि देखें, पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना, वो जी लीडर्स प्रोड्यूस नहीं करता। जी जी। बदकिस्मती से हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सेटअप है, उसमें कैप्टन्स प्रोड्यूस नहीं होते, डेवलप नहीं होते। आप जितना भी पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, पाकिस्तान में कैप्टन जो भी आए हैं, उन्होंने आते ही पाकिस्तान टीम को लीड किया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट से कप्तानी की हुई हो। हम्म। इसीलिए मुझे रिजवान के ऊपर थोड़ा सा जो मेरी नजरें पड़ती हैं, वो इसलिए कि रिजवान ने केपी को बहुत अरसे से वो लीड करते रहे हैं और अपनी टीम को काफी कामयाबियां दिलाई। और जिस किस्म का मैंने रिजवान को ये देखा है कि वो अंदर जिस तरह टीम को हैंडल करता है, उसकी उसमें मुझे सूझबूझ नजर आती है। उसकी फील्ड प्लेसमेंट्स, उसकी बॉलिंग चेंजेस, किस वक्त प्रेशर डालना है, किस वक्त डिफेंड करना है, ये सारी चीजें मुझे उसमें नजर आती है। बट आई विश कि वो अपने उन टीम मेंबर्स को, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, लोग जब वो कैप्टन नहीं भी थे तो उसको बहुत रिगार्ड करते थे। तो मैं ये फील करता हूँ कि मुझे तो वही नजर आता है। बट अब मसला ये है कि वो जो एक साया कॉरपोरेशन का जो वो एक ऊपर बिल्कुल उनके बिल्कुल। जेनों में आ गया हुआ है, क्योंकि वो एजेंट है। और हाँ। आई थिंक ये मेरे नजदीक जो एजेंट इन प्लेयर्स के होते हैं, वो दुनिया भर में है। इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तान की प्लेयर्स के ही एजेंट्स हैं। दुनिया में भी हम जब बड़े बड़े कोचेस को हायर करने जाते हैं, तो उनके एजेंट से ही राब्ता करते हैं। सो अब यहाँ पर यह है कि एक ही एजेंट है और सारे प्लेयर्स उसके आले दुआले, यानी उसके इर्द गिर्द हैं। हम्म। सो वो प्रॉपर्ली हर एक की नजर में खटक रहा है। वो जो भी एजेंट है, तलहा शायद उसका नाम है, बिल्कुल तो वो तलहा ये कहते हैं तलहा, कि ठीक वो कह रहे हैं आप। मैनिपुलेट कर लेता है। हम्म। ये ऐसे नहीं हो सकता। मेरे अपने नजदीक उसका तलहा का काम सिर्फ उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाना है। उसमें उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई फी होगी। दुनिया भर में एजेंट्स अपनी फी लेते हैं और उसके बाद वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, उनको वो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं। सो आई थिंक इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। और अगर रिजवान आप समझते हैं, मेरे नजदीक तो रिजवान के अलावा मुझे और कोई चॉइस नजर नहीं आता। अच्छा आई थिंक T20 में हारून भी साहब, उसको आप होना कह रहे हैं चाहिए, कि वनडे में भी। जी जी। और मैं हारिस का जो आपको बता दूं, देखिए हारिस को किस बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसको कप्तान बना दें? अभी तो उसकी जगह ही नहीं है टीम में। हम्म। उसकी तो जगह बनाने के लिए आप मुझे बताएं कितना कंसिस्टेंट है वो पिछले 2-3 सालों से। उसको ए टीम में भी भेजा हमने, हर जगह। किसी एक मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी बता दे। बैटिंग में उसने कभी कोई अपनी टीम को मैच जिताया हो? एक 30-40 का रन कर देने से, एक दो इनिंग खेलने से आप एकदम से लोगों को इतना ऊपर चढ़ा के और उसको कह देंगे पाकिस्तान का वो लीड करे? ये तो बड़ा मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अच्छा सर, ये भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। इस वक्त जो चैलेंज है वो है ग्रुपिंग भी है। और जिस तरह से तलहा का जिक्र होता है या फिर एजेंट के हवाले से तलहा का जिक्र होता है, तो ये तमाम प्लेयर्स आपने भी कहा कि उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो जिन प्लेयर्स से मुतल्लिक खबरें आती हैं कि वो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, कप्तानी की जंग चल रही है पाकिस्तान टीम में, और क्या रिजवान कैप्टन बनेंगे या बन जाते हैं, तो ये इन मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा? ये ग्रुपिंग वाले जो मामलात और मसाइल पाकिस्तान टीम के साथ चिमटे हुए हैं। देखिए, मैं तो इस चीज को नहीं मानता। मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई एजेंट जो है वो इतना हावी हो प्लेयर्स के ऊपर कि वो सारी चीजें जो मैनिपुलेट करवा सके। हम्म। क्योंकि ऐसे नहीं होता। उसका काम तो सिर्फ यही है कि जी, अगर बाहर की किसी लीग्स में किसी को प्लेयर चाहिए, तो वो तलहा को कांटेक्ट करेगा। तलहा के पास सारे प्लेयर्स हैं। इसलिए कि देखें, हमारे यहाँ अभी तक लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ पर अभी वो एजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ नहीं है। बाहर के ममालिक में तो एजेंट्स जो है वो होते हैं, हर प्लेयर का एजेंट होता है, और वो बहुत ज्यादा तादाद में है। हमारे यहाँ अगर तलहा रहमानी ने अगर ये शुरू किया हुआ है और उसके बाद अगर प्लेयर्स आ गए हैं, तो इसमें कोई अछप्पे वाली बात तो नहीं है। दूसरे कोई एजेंट्स है ही नहीं, तो प्लेयर्स किसके पास जाएंगे? हम्म। उसी के पास जाएंगे ना। हाँ, अगर आपको कोई कॉन्क्रीट सबूत मिल रहा है जिसमें आपको ये फील हो रहा है कि वो इनके ऊपर उनको मैनिपुलेट करता है और जो चीज वो करवाना चाह रहे हैं इनसे प्लेयर्स से, वो प्लेयर्स कर रहे हैं, तब तो आप उसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे बस कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। मेरे अपने नजदीक जब तक कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो, तो इस चीज के ऊपर ये मुबालगे में चला जाता है और आप अननेसेसरी आप प्लेयर्स को जो है ना वो मलाइन कर देते हैं किसी भी चीज।
सो अगर तो उसके साथ मिलके, अब मुझे एक याद आता है कि रिजवान के ऊपर ये आया था कि उसने शायद कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है उस साया कॉर्पोरेशन। हम्म। सो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता, दैट आई डोंट नो। सो मेरे अपने नजदीक इस वक्त पाकिस्तान को क्लीन स्लेट के साथ सोचना चाहिए, और जो पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को वो फैसला करना चाहिए। एक और चीज जो मोहसिन नकवी साहब ने की है वो ये है कि उन्होंने अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा दी है। वरना ये तो चेयरमैन की सवाबदीद होती थी कि वो कप्तान अनाउंस करे। उन्होंने वो सारी चीजें जो है वो सिलेक्शन कमेटी के हवाले कर दी हैं। अब सिलेक्शन कमेटी में भी तो आप देखें ना कि सिलेक्शन कमेटी का और प्लेयर का भी तो आपस में अच्छा रैपो हो सकता है ना। तो सिलेक्शन कमेटी भी किसी को अनड्यू फेवर दे के उसको कप्तान बना सकती है। सो इसीलिए जो चेयरमैन थे ये उनकी सवाबदीद होती थी, और वो देखते थे कि जो भी टीम के लिए बेहतर होता है वो डेफिनेटली राय लेते थे हर एक से। मैं इसीलिए आपको बता, देखिए उसका रीजन मैं बता रहा हूँ ना। देखिए कोचेस का जो सिलेक्टर्स का काम ये होता है कि उन्होंने पूरी की पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को मॉनिटर करना हो। अब मुझे बताएंगे पाकिस्तान की टीम तो इंगेज रहती है, या तो किसी फॉरेन टूर पे होती है, या वो T20 खेल रही होती है, या वनडे खेल रही होती है, या वो टेस्ट सीरीज खेल रही होती है। सो ना कोचेज अवेलेबल होते हैं सिलेक्शन के लिए, ना आपके कैप्टन अवेलेबल होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो आप मुझे बताएं कि आपने उनको पार्ट बना दिया, तो बेसिकली तो आपके पास जो सिलेक्टर्स जो है वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को देखेंगे ही नहीं। सो इसीलिए सिलेक्शन का पैनल अलग होता था, और ये सिर्फ कैप्टन और कोच आते थे और मशावरत के तौर पे वो अपनी वो देते थे आरा, और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ये फील करती थी कि यार अगर ये एक दो प्लेयर्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि इनका एम्फेसिस है और अगर वो टीम के लिए जरूरी है, तो सिलेक्शन कमेटी बाय एंड लार्ज उनकी इस बात को मान के उनको एक या दो प्लेयर्स दे देती थी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी थ्रू आउट मॉनिटर कर रही होती थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, और वहां से प्लेयर्स को वो देखती थी और कौन वो परफॉर्म कर जिम्मेदारी रहा है। लेते थे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद। हमने बात की है मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदलती हुई सूरत हाल की, जिसमें बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दिया और उससे अगले ही लम्हे पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, और अब अगले कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम जेर गर्दश है। देखते हैं कि कौन कैप्टन बनता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।